गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम पैटर्न देखा था जो कि था मेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू जो था 2025 मार्क्स का। उसमें मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पेपर वन कैसा होता है, पेपर टू कैसा होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कैसा हेल्ड होता है, मेंस एग्जामिनेशन कैसे हेल्ड होता है, इसके बारे में आपको सब कुछ बताया था। देन इसके बाद हम आज देखते हैं डिटेल्ड सिलेबस। ये देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी गई है ये ऑप्शनल है, सॉरी ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। ये आप खुद जाके पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में। देन वी हैव लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ये आपके मेंस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपको ऑप्शनल लेना है, आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे कि होता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटेरिनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, commerce and accountancy. Then we have economics, electrical engineering, geography, geology, history, law, management, mathematics, mechanical engineering, medical science, philosophy, physics, and political science and international relations, psychology, public administration, sociology, statistics, zoology, and literature of any one of the following languages. तो अगर आपको लिटरेचर चूज करना है तो लिटरेचर में भी इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी लैंग्वेज का लिटरेचर आप चूज कर सकते हो एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो इतने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, दैट इज 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो 26 में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और उन एक सब्जेक्ट में आप वही एक सब्जेक्ट का जो ऑप्शन, जैसे मेरा हिस्ट्री है तो मुझे हिस्ट्री के 2 पेपर देने पड़ेंगे, दैट इज पेपर 1 ऑफ हिस्ट्री एंड पेपर 2 ऑफ हिस्ट्री। तो ऐसे 2 पेपर मुझे हिस्ट्री के देने पड़ेंगे जो कि होते हैं 500 मार्क्स के, यानी 250 मार्क्स का ये वाला होगा एंड 250 मार्क्स का ये वाला होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका ऑप्शनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 500 मार्क्स आपके हाथ में है। तो इसलिए आप अपना ऑप्शनल बहुत ध्यान से चूज कीजिए। इन लिस्ट में से आप कोई भी अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। देन आगे जाते हैं। सो द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कन्वेंशनल, दैट इज द एसे टाइप। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका कन्वेंशनल टाइप का होता है। ईच पेपर विल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन। सारा हर कोई एग्जाम आपका 3 आवर्स का होता है। एंड देखिए, ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊंगी ना तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप जनरल इंस्ट्रक्शंस खुद से पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट अभी चलते हैं हमारे डिटेल्ड सिलेबस पे। सो पेज नंबर 32 पे यहाँ पे दिया गया है syllabus for the examination. Section 3, candidates are advised to go through the syllabus published in this section for the preliminary examination and the mains examination, as periodic revision of the syllabus has been done in several subjects. तो ये पीरियोडिक रिविजन होते रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाता है, कुछ सब्जेक्ट्स को रिमूव किया जाता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर यूपीएससी को लगता है कि ये टॉपिक नया है और इसे हमारे एग्जामिनेशन में ऐड करना चाहिए तो वो उस टॉपिक को न्यू ऐड कर देते हैं। और अगर उनको ऐसा लगता है कि अभी इस सब्जेक्ट को आप पढ़ना है, इस टॉपिक का पढ़ना फिलहाल यूपीएससी में जरूरी नहीं है, तो वो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो सिलेबस मैं अभी आपको बता रही हूँ ये सेम सिलेबस अगले साल रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें डिफर कर सकती है, बट मैक्सिमम चीजें इनमें से यही होती है। सो कमिंग ऑन टू आवर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस। तो पेपर वन आपका 200 मार्क्स का होता है और इसका ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होता है। 200 आवर्स, सॉरी। पेपर वन आपका 200 मार्क्स का होता है एंड इसका ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होता है। तो इसमें क्या क्या कवर किया गया? तो इसमें कवर किया गया है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये आपका टोटली करंट अफेयर्स से बेस्ड होता है कि आपका करंटली आपके कंट्री में क्या हो रहा है, अपने इंडिया में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है और इसके आगे क्या मेजर्स हो सकते हैं, ये सब आपको करंट अफेयर्स में पता चलेगा। साथ ही साथ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंडिया का पढ़ना है, वो आपको इंटरनेशनल कोई इशू के बारे में भी पूछ सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और उसका इफेक्ट हमारे इंडिया पे भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप एक जैसे आप अपना स्ट्रैटेजी बनाते हो और आप सोचते हो कि ये महीने में मैं अपना पॉलिटी का सब्जेक्ट पूरा कर लूंगा या पॉलिटी का सब्जेक्ट पूरा कर लूंगी, आप भले ही 2 दिन पॉलिटी के बुक को हाथ ना लगाओ लेकिन आपको करंट अफेयर्स रोज पढ़ना है। आपके पास कोई, अगर आपने एक भी दिन सिंगल डे इफ यू मिस योर करंट अफेयर्स देन द नेक्स्ट डे विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। तो आपको एक भी दिन करंट अफेयर्स मिस नहीं करना है।
2 hours, at least 2 hours daily you have to give for current affairs. भले ही आप बाकी की पढ़ाई एक दिन के लिए skip कर लो, लेकिन आप current affairs skip नहीं कर सकते. So this was our first topic, that is current events of national and international importance. Then history of India and Indian national movement. ये टोटल पूरा हिस्ट्री का पार्ट होता है. दिस इज प्योर हिस्ट्री. ओके, इंडिया का हिस्ट्री क्या था, फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री टू मेडिवल टू मॉडर्न हिस्ट्री, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या हुआ था. इसकी आप तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री का मैं अलग से यहाँ पे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड करूंगी ये वाले यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो मैं आपको ये सब चीजें आराम से बता दूंगी. इसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए. बुक्स की सोर्सेस क्या होंगी, बुक लिस्ट क्या होंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमें कौन से बुक के लिए क्या पढ़ना है. ओके, तो हिस्ट्री के लिए तो बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएगी, बट ये जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, इसके लिए आपको कोई बुक अवेलेबल नहीं है. ये आपको आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करना है एंड कहाँ से नहीं. ठीक है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको करंट अफेयर्स के भी सोर्सेज बता दूंगी. देन वी हैव इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. तो ज्योग्राफी पढ़ना है हमें, जाहिर सी बात है. अगर आप एक आईएएस एस्पिरेंट या फिर आप एक सिविल एस्पिरेंट बनना चाहते हो, तो आपको आपकी एटलीस्ट इंडिया की तो ज्योग्राफी आपको पता ही रहनी चाहिए. साथ ही साथ, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफी पता रहनी चाहिए, इसके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. जैसे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये तीनों एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए. दैट इज फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. Then we have next Indian polity and governance, constitution, political system, पंचायती राज, public policy, right issues, etc. ये सारा पॉलिटी का पार्ट है. एंड पॉलिटी के लिए तो एक ही बाइबल, कुरान, आप जो भी कर लो. जैसे कहते हैं ना कि बाइबल पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, कुरान पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह ये सब्जेक्ट तो आपको पूरी तरह जानने के लिए सिर्फ एक ही बुक है, दैट इज एम लक्ष्मीकांत. ये तो आप सबको पता ही होगा कि एम लक्ष्मीकांत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. एम लक्ष्मीकांत. इसके अलावा आपको पॉलिटिक के लिए कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं. एम लक्ष्मीकांत ही बहुत बड़ी बुक होती है. उसे एक रीडिंग कवर करने में उसे बहुत टाइम लगता है. हमें उसे 3 से 4 बार पढ़ना है. ऐसे कहते हैं, मैंने मेरे सर लोगों से सुना है जिससे मैं प्रिपरेशन करती हूँ, कि इसे घोट के पी जाओ. लिटरली पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत इज रियली इंपॉर्टेंट. इसको घोट के पी जाना है, कि ताकि जब आपको कोई नींद में से उठा के भी अगर आपको कोई आर्टिकल पूछता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये आर्टिकल क्या है, इससे रिलेटेड क्या चीज है. दिट इज रियली इंपॉर्टेंट. पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट तो यही बुक है, और मैं भी इसी बुक से पढ़ती हूँ. पॉलिटी के लिए लोग कहते हैं कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है. मैं कहती हूँ आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये एक पढ़ ली तो बुक लिस्ट में आपको बाद में बताऊंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए. देन हमने करंट अफेयर्स देख लिया है. हमने करंट अफेयर्स देख लिया, हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी. देन वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, एक्सेट्रा. ये पूरा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है. इसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, पॉवर्टी के बारे में पढ़ना पड़ता है, इंक्लूजन के बारे में पढ़ना पड़ता है, डेमोग्राफिक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ना पड़ता है. इसमें भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए. मैं इसका भी सोर्स आपको दे दूंगी, डोंट वरी. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर स्पेशल सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन. तो ये जो है ये एनवायरनमेंट का पोर्शन है. एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज. इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक एनवायरमेंटलिस्ट ही होना चाहिए. नहीं, आपका जो भी बेसिक है आपको उसी में से पूछा जाएगा. सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, और ये ओके भी है. बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि एनवायरमेंटली क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे, उसके मेजर्स क्या होंगे. बहुत बेसिक सी चीज है. बट हाँ, यूपीएससी है तो जाहिर सी बात है वो
आपको इतने इजी क्वेश्चन स्पून फीडिंग तो करेगा नहीं कि यार ये 1 मार्क का इनको एक्स्ट्रा नहीं, वो भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देन वी हैव जनरल साइंस। जनरल साइंस भी आप जनरल साइंस तो बहुत बड़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपका 11th और 12th का बेस है वही काफी होता है जनरल साइंस के लिए। अब ये जो सब आपके सब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक कि मेंस के लिए भी आपको सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप हर एक बुक के लिए स्टैंडर्ड सब्जेक्ट स्टैंडर्ड बुक लो और उसे पढ़ो। नहीं, आपको इसका बस नॉलेज लेना है जो कि आपकी एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, और उसके बाद आपको इन सब चीजों को सप्लीमेंट करना है। एनसीईआरटी के एनसीईआरटी पढ़िए आप, ठीक है, एनसीईआरटीज आर रियली इंपॉर्टेंट, सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज अवेलेबल है, आप एनसीईआरटीज पढ़िए, उससे अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए एंड उसको फिर सप्लीमेंट कीजिए अपने करंट अफेयर्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल गिव यू फॉर एग्जांपल कि कहीं पे अर्थक्वेक आया है, अब अर्थक्वेक कैसे आता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कैसे काउंट किया जाता है, आप वो सब एनसीईआरटी से पढ़िए और फिर आप करंट अफेयर्स से उसको लिंक कीजिए कि यहाँ यहाँ अर्थक्वेक हुआ था, ये वहाँ वहाँ इतना नुकसान हुआ था, वहाँ वहाँ इतना रिलीफ फंड यहाँ यहाँ से भेजा गया था, अभी वहाँ पे आगे क्या मेजर्स लेने चाहिए जो कि वहाँ की सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। सो आपको ज्योग्राफी का अर्थक्वेक का बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटी से मिलेगा और जो करंट अफेयर्स है वो आपको करंट अफेयर्स से ही मिलेगा। तो आपको ऐसे लिंक करना होता है, ये नहीं है कि आप ज्योग्राफी कवर करने के लिए पूरी की पूरी जीसी लॉन्ग लेके बैठे हो, नो। जीसी लॉन्ग उसके लिए है जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल ज्योग्राफी है तब आपको जीसी लॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है तो आप जीसी लॉन्ग लेके नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। सब वो सब तो मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। देन वी हैव पेपर टू, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसपे 33% मार्क्स, दैट इज 66 मार्क्स लेना पड़ता है आउट ऑफ 200। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, इससे आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं, मतलब मार्क्स काउंट नहीं होते, आपको बस ये क्वालिफाई करना होता है। और मार्क्स मेरिट लिस्ट आपकी पेपर 1 से लगती है। अगर आपको पेपर 1 में जितने कट ऑफ लगता है, अगर आपने वो क्लियर किया और उसके बाद अगर आपका ये सब्जेक्ट भी क्वालिफाई है तो ही आपको मेंस में बैठने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया लेकिन आप ये 66 मार्क्स पेपर 2 में नहीं ले पाओगे तो आपको मेंस देने को मिलेगा, नहीं। उसके साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, comprehension. Paper to consist of comprehension, interpersonal skills including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy that is numbers and their relations, orders of magnitude etc. क्लास 10th के लेवल का होता है ये। डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, ये भी 10th के लेवल का होता है। तो ये सब तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, सीसैट कैसे कवर करना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। Paper 2 of the Civil Services Preliminary Examination will be qualifying paper with minimum qualifying marks fixed at 33%। ये 33% सबके लिए होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको और कम नहीं, सबके लिए ये 33% फॉर ऑल, ठीक है। Then next is the question will be of multiple choices, that is objective type। पेपर 1 भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, पेपर 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसमें 4 या फिर 5 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके आपको जो वो बबल शीट मिलती है उसमें फिल करना होता है। क्योंकि ये जो सिलेबस है वो बहुत फास्ट है, तो मैं इसे अगर एक वीडियो में ही कवर करने लग गई तो मुझे 3 से 4 आवर्स लग जाएंगे डिटेल वीडियो कवर करने में। तो हम एक काम करते हैं, इसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आज आपको प्री का प्रीलिम्स का आपको मैंने डिटेल सिलेबस दिया है, प्रीलिम्स के साथ साथ मैं आज आपको क्वालिफाइंग जो हमारे पेपर्स है वो इंग्लिश एंड जो भी आप एक ऑप्शनल चूज करोगे लैंग्वेज, उसके बारे में
उसी के साथ साथ मैं आपको आज पेपर 2 जो कि है हमारा GS 1 उसका डिटेल्ड सिलेबस आज एक्सप्लेन करूंगी। एंड कल फिर हम GS 2 के बारे में पढ़ेंगे, पेपर 3 जनरल स्टडीज 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम परसों GS 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो रहेगा आपका पेपर 4। ठीक है, तो हम एक दिन में एक चीज के बारे में पढ़ रहे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा एंड आप भी इस पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप स्किप कर दोगे मेरा वीडियो। उससे अच्छा है कि हम एक एक आराम आराम से आज हम इतना पोर्शन करेंगे, कल हम थोड़ा पोर्शन करेंगे एंड उसके बाद हम थोड़ा पोर्शन करेंगे। एंड एक और वीडियो रहेगा इसका डिटेल सिलेबस का, वो होता है ऑप्शनल का। यस, एक और रहेगा हमारा ऑप्शनल। मैं सारे ऑप्शनल 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मैं पूरे 26 के 26 नहीं लेने वाली हूँ। मैं सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल लूंगी, हिस्ट्री ऑप्शनल, क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहेगा तो मैं इसका सिलेबस डिस्कस करूंगी। जो भी जिनका भी हिस्ट्री सिलेबस सॉरी हिस्ट्री ऑप्शनल लेने का मन है वो मेरे साथ कभी भी ज्वाइन कर सकता है। मैं हिस्ट्री के भी क्लासेस यहीं पे यूट्यूब पे चालू करने वाली हूँ, आपको बस बैठ के सुनना है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, दैट्स इट। Now next, for mains examination. The mains examination is intended to assess the overall intellectual traits and depth of understanding of candidates rather than merely the range of the information and memory. तो ये आपकी सिर्फ मेमोरी बेस नहीं करते हैं, ये आपके इंटेलेक्चुअल ट्राइट्स और आप कितना डीप अंडरस्टैंड करते हो, मेंस उसी के लिए होता है। द नेचर the nature and standards of questions in general studies paper, that is paper 2 to paper 5, will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study. ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये आप फिर से पढ़ लीजिएगा। Qualifying papers of Indian language and English. The aim of here, this is important. Qualifying papers of Indian language and English. The aim of the paper is to test candidates' ability to read and understand serious discursive prose and to express ideas clearly and correctly in English and the Indian language concerned. The pattern of the questions would be broadly as follows: comprehension of given passages, precis writing, usage and vocabulary, short essays. ये इंग्लिश के लिए है और इंडियन लैंग्वेजेस के लिए भी सेम ही है। comprehension of given passages, precis writing, usage and vocabulary, short essay and translation from English to Indian language and vice versa. अगर आप ऑप्शनल जैसे आपका एक लैंग्वेज आपको ऑप्शनल चूज करना होता है एंड इंग्लिश, तो ये दो जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, इनमें ये सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। बस ये पे यहाँ पे यही लिखा है कि इन सारे एस्पेक्ट्स को ये इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। अगर आप इन सब में अच्छे हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप ये क्वालिफाई कर लो। ठीक है, देन वी हैव द पेपर्स ऑफ द इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश विल बी मैट्रिकुलेशन और इक्वल। जो भी आपका मैट्रिकुलेशन का लेवल होता है या फिर इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर्स उसी स्टैंडर्ड के होते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश का जो लैंग्वेज रहेगा ऑप्शनल जो क्वालिफाइंग होता है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल का नहीं, बेसिक सा होता है, आपको बस उसकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको कितना नॉलेज है, बस वो चेक करने के लिए होता है। सेम गोज विथ योर लैंग्वेज ऑप्शनल। नाउ टॉकिंग अबाउट पेपर 1 जो कि होता है आपका ऐसे। Candidates are required to write essay on multiple topics. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given to effective and exact expression. तो जो आपका पेपर रन होता है ऐसे, आपको कोई 2 या 3 टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं या शायद 4 टॉपिक पे भी लिखने के लिए बोल दे। आपको आप उसमें आपका ये देखा जाएगा कि आप अपने आइडियाज को कैसे रखते हो और कैसे किस लैंग्वेज में आप उसे यूज करते हो। अगर आप अच्छा और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देते हो जो एग्जामिनर चाहता है, तो आपको क्रेडिट उसमें मतलब थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। देन कमिंग, जैसे कि आपको पता है कि मैंने इसके पहले ही आपको बताया कि जनरल स्टडीज 1 में आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये आपका होता है पेपर 2 जनरल स्टडीज 1। तो इसमें आपको इतना पार्ट कवर करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी आपको पूरा डिटेल सिलेबस भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक से आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस देनी है, तो यही वो चीज़ है।
देखिए, आपको पेपर 1 में जब मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 आपका जीएस स्टडी 1 होता है, तब मैंने आपको सिर्फ़ ये वाली हेडलाइन बताई थी कि हमें ये पढ़ना है। लेकिन यूपीएससी आपको निराश नहीं करेगा। यूपीएससी ने आपको इसके अंदर भी बाइफरकेशन दिया है कि आपको इतना कुछ पढ़ना है ये पर्टिकुलर जीएस 31 के लिए, जनरल स्टडीज 1 के लिए। ओके, सो इसमें फर्स्ट टॉपिक है इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो इसमें इंडियन कल्चर में जो भी साइलेंट एस्पेक्ट्स है, साइलेंट मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल एस्पेक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल जो भी एस्पेक्ट्स होते आए हैं एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक, हमें उस एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th century until the present, significant events, personalities and issues। तो जो भी मिड 18th सेंचुरी से जो कुछ भी हुआ है इंडिया में, मिड 18th सेंचुरी से हमारे कंट्री में जो कुछ भी हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो हम सबको पता है। वहां से लेके अभी तक जो भी इवेंट्स हुए हैं या फिर जो भी पर्सनालिटीज आए हैं या फिर जो भी इश्यूज आए हैं वो पढ़ना है। मतलब इन शॉर्ट मॉडर्न हिस्ट्री का पार्टी पकड़ लीजिए। ठीक है, वो ऊपर वाला था एंशियंट से मॉडर्न, ये था आपका एंशियंट से मॉडर्न, ये पूरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, देन द फ्रीडम स्ट्रगल, its various stages and important contributions from different part of the world। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और हम अभी भी पढ़ते आ ही रहे हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या हुआ था, हमें फ्रीडम कैसे मिला था, इसके अलग अलग स्टेजेस कौन से थे, इसमें किसने किसने कंट्रीब्यूट किया था, दूसरे जो कंट्रीज है उन्होंने अपना क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। ये सभी मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट आता है, बस इसे अलग से इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि यूपीएससी आपको बताना चाहते हैं कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, हम इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए उन्होंने इसको अलग से बताया गया, वरना ये मॉडर्न हिस्ट्री में वो कवर कर सकते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। फिर इंडिपेंडेंस के बाद कंसोलिडेशन मीन्स ये एक एक्ट होता है कंबाइन करने का या कंसोलिडेट करने का एक सिंगल या फिर यूनिफाइड होल में। जैसे जैसे इंडिपेंडेंस जब हमको मिला था तब ऐसे बहुत सारे टेरिटोरीज थे जो इंडिया का पार्ट नहीं थे, मतलब वो एक होल में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उनको कैसे कंसोलिडेट किया गया और फिर कंट्री का रिऑर्गेनाइजेशन कैसा किया गया उसके बारे में हमें पढ़ना है। देन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विद इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम द 18th century सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, विड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. Their forms and effects on the society। तो इसके बाद हमें पढ़ना है सिर्फ इंडिया के साथ, सिर्फ इंडिया का हिस्ट्री नहीं पढ़ना है हमें फिर 18th सेंचुरी से जो कुछ भी हुआ है वर्ल्ड वाइड, जो अ, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, फिर 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, दैट इज वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। वो क्यों हुए थे, उसका कॉज क्या था, कहाँ से कहाँ तक चला था, कौन से कंट्रीज इंक्लूड थे, फिर उसके इफेक्ट क्या क्या हुए थे पूरे वर्ल्ड पे, वो भी हमें पढ़ना है। रिड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, रिड्रॉवल मतलब होता है कुछ बदलना, जैसे स्पेशली द बाउंड्री बिटवीन कंट्रीज की बाउंड्री चेंज हो गई थी। फिर जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया था तो हमारी एक बाउंड्री बनी थी, फिर इंडिया वेस्ट बंगाल अलग अलग हुआ तो हमारी वहां से भी बाउंड्री बनी थी, तो वो बाउंड्रीज के बारे में हमें पढ़ना है। फिर कॉलोनाइजेशन, डिकॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन मीन्स जो बाहर के लोग आके हमारे यहाँ पे पावर इस्टेब्लिश किया है उसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं, और डिकॉलोनाइजेशन मतलब वही आए हुए लोग वापस कैसे चले गए, दैट इज कॉलोनाइजेशन एंड डिकॉलोनाइजेशन। पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म पढ़ना है हमें, कैपिटलिज्म पढ़ना है, सोशलिज्म। टेंशन मत लीजिए, ये भारी भारी वर्ड्स को हम बाद में डिकोड करेंगे। द फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑफ इंडिया, देन साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। फिर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या नोटिसेबल फीचर्स है अपने इंडियन सोसाइटी के और इंडिया की डाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। देन रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies।
ये भी हम वुमेन का रोल क्या है, वुमेन्स की कौन से ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज के बारे में, पोवर्टी के बारे में, फिर जो भी पोवर्टी से रिलेटेड डेवलपमेंटल इश्यूज आए हैं, अर्बनाइजेशन, उनके प्रॉब्लम्स और उनके रेमेडीज, ये सब भी हमें पढ़ना है इसी सब्जेक्ट में। देन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था तो उसके इफेक्ट्स हमारे इंडियन सोसाइटी पे कैसे हुए थे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Then we have social empowerment, communalism, regionalism and secularism, silent features of world physical geography, यहाँ से geography शुरू होता है. Then distribution of key natural resources across the world, including South Asia and the Indian subcontinent, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the country, including India. Then we have important geophysical phenomena such as earthquakes. ये ये आपका ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। इसका आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज लेना पड़ता है जो कि आप एनसीईआरटी से ले सकते हो। और मैं तो आपको प्रेफर करूंगी, अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. Geographical features and their location, changes in physical geographical features including water bodies and ice caps, and in flora and fauna, and effects of such changes. Flora and fauna is plants and animals. ये तो आपको पता ही है। तो ये था हमारे जीएस पेपर 1 का सिलेबस, जो कि इतना वास्ट है और हमें इसमें बहुत कुछ। सो ये था हमारा आज का सिलेबस, बाकी का सिलेबस हम कल कवर करेंगे। और तब तक के लिए अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है सिविल सर्विसेज 1219 एंड टेलीग्राम के लिंक आपको डायरेक्टली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर डिटेल्स में मिल जाएगी, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है।